Now let's check out second numerical. It's based on second method, that is WDV method. We had successfully completed question number 1. It was based on SLM method. Now we know now we're gonna check out second illustration, which is based on WDV method. Okay. Ram acquired a machine on 1st of July 2015 at the cost of rupees 14 lakhs and spent rupees 1 lakh on its installation. The figures are same as given in question number 1. The firm writes off the depreciation at the rate of 10% per annum every year. In this question they have mentioned the rate of depreciation. The books are closed on 31st December every year. Okay, and the year which we are following is from 1st January to 31st December. That is, we are following the calendar year. Required, show the machinery account on diminishing balance method for the year 2015 and 2016. Okay, which method they have given? Diminishing balance method. Matlab they have told us to calculate the depreciation based on WDV method. Okay, it's quite simple. Let's start. Draw the format. Draw the format. Draw the format. Same format. Machinery account and depreciation account. Two accounts we need to draw. Okay, draw the format. Machinery account, date particulars amount, depreciation account, date particulars amount. Are you ready with the format? Okay, so we will pass the entry one by one. पहले क्या बोलता है वो? राम हैज़ अक्वायर्ड द मशीनरी. कब? जुलाई 1 2015. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कितना है? 14 लैक्स का. सेम एंट्री टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट कितना है? 14 लैक्स. बाद में क्या बोलता है? 1 लाख रुपया इंस्टॉलेशन पे लगा है, तो टू इंस्टॉलेशन कितना लगा है? 1 लाख रुपया. 1 लाख रुपया. अब इधर आप इंस्टॉलेशन भी लिख सकते हो या टू आप इधर बैंक भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो आप. टू बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं. ब्रैकेट में फिर लिखना पड़ेगा आपको इंस्टॉलेशन का खर्चा है ये. ठीक है, कितना हो गया? 1 लाख. अब 31 दिसंबर को क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीसिएशन. 2015 दिसंबर 31st. डेप्रीसिएशन कितना आएगा? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. कैलकुलेशन ब्रैकेट में बता देंगे. 15 लैक्स का मशीनरी है, रेट बताया रखा है उन्होंने 10%, तो इंटू 10% इंटू 1/2 इंटू 10% इंटू 1/2. 15 लाख का 10%, 15 लाख डिवाइड बाय 2, 75,000. तो डेप्रीसिएशन इज कमिंग आउट टू 75,000. ओके, इसे पोस्ट कर देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट में. टू मशीनरी अकाउंट. 75,000. ओके, अब इसका बाय बैलेंस कैरेट डाउन. बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है? 15 लैक्स माइनस 75,000, तो ये आ रहा है 14,25,000. सिंस इट इज़ द बैलेंसिंग फिगर, बॉक्स में ऐसे लिख देंगे. ठीक है,
अकाउंट टैली हो गया 15 lakhs, 15 lakhs। ओके, इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, जितना है उतना पूरा, ठीक है। अकाउंट गेट्स टैलिड, क्लोज्ड। अब 2016, तो क्या करेंगे, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। 2016 Jan 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 14,25,000, ठीक है। अब इस पे December 31st को क्या चार्ज करेंगे हम, 2016 December 31st बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। And since we are using WDV method, depreciation would be calculated on the written down value, that is 14,25,000, 14,25,000 पे depreciation लगेगा। So 14,25,000 into 10%, rate is given 10%, तो कितना आ रहा है, 1,42,500। Is it clear? यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा 2016 December 31st टू मशीनरी अकाउंट, कितना आ रहा है, 1,42,500। अकाउंट सेटल्ड 2016 December 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है एकदम, इससे ज़्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए, मेरे साथ साथ ही ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ये आपका खुद से ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 14,25,000 माइनस 10%, कितना आ रहा है, 12,82,500, 12,82,500, 14,25,000। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? सिंपल है एकदम। चलो कॉपी कर लो जल्दी, फास्ट WDV मेथड। कर लो कॉपी। तो देखो SLM एंड WDV बोथ आर सिमिलर, थोड़ा बहुत सेम है, बस फर्क क्या आता है कि SLM में एक फिक्स्ड अमाउंट पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जैसे कि वो फिक्स्ड अमाउंट हो गया हमारा 10,000, तो हर साल 10,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा, है ना। लेकिन WDV में क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जितना ओपनिंग WDV है, जितना ओपनिंग WDV है मतलब उतना ही हमने ये साल यूज़ किया है, तो उस पर एक X% जो भी रेट हमें क्वेश्चन में दिया होता है उस रेट से हम उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा WDV मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं इसे। देखो इसे क्या क्या नाम दे रखा है इन्होंने, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके यस, कर लो कॉपी जल्दी। डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल एंड स्कोरिंग टॉपिक है, इसे छोड़ना नहीं है। और डेप्रिसिएशन आगे फाइनल लेवल तक के हर लेवल पे डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं आपको देखने मिलता है ये टॉपिक, तो इसे छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके जाना है ये टॉपिक, स्कोरिंग है एकदम। Is it done? हुआ लिख के? यस ठीक है। चलो नेक्स्ट मेथड चेकआउट करते हैं, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड है। इम्पॉर्टेंट मतलब थोड़ा अतरंगी मेथड है, थोड़ा दिस मेथड इज़ क्वाइट डिफरेंट, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना, ये मेथड थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना है। Under this method, the annual depreciation is determined by multiplying the depreciable cost, या यूँ कहो by multiplying the depreciable amount by a schedule of fractions, by a schedule of fractions। और वो schedule of fractions क्या है वो देखेंगे हम।
Sum of the years digit method of depreciation is one of the accelerated depreciation technique which are based on the assumptions that assets are generally more productive when they are new and their productivity decreases as they become old. बात सही तो है। जब हम कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तब उसका यूज़ ज़्यादा होता है, तब उसका आउटपुट ज़्यादा होता है, इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली वो मेंटेनेंस निकालती है तो उसका आउटपुट कम होता है, एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि जो अमाउंट लगा है, जो डिप्रिसिएबल वैल्यू है, जो कॉस्ट ऑफ द मशीनरी है, उसे हमने कुछ इस तरह से अलोकेट करना चाहिए, किस तरह से, उसके यूजेज के हिसाब से। तो ये जो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, ये क्या करता है कि जो इनिशियल ईयर्स है, जो जब मशीन हमारी नवेली होती है, जब न्यू होती है मशीन, तो उन ईयर्स में ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जब जैसे ही मशीन धीरे धीरे ओल्ड होते जाती है, जूनी होते जाती है समय के साथ साथ, तो उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, उसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। तो आपको ये हेडिंग्स के पास ही ये इनके जो अल्टरनेटिव नेम्स है ना, आपको लिख लेना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा यूज एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना है, ये हमें फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इक्वल टू डेप्रिशिएबल वैल्यू, ये तो हर जगह कॉमन होता है, डेप्रिशिएबल वैल्यू इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। मान लो अभी मशीन की लाइफ बची है 5 साल, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा, 5 आ जाएगा, अपॉन सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स, अपॉन सम ऑफ द ईयर्स डिजिट। मान लो मशीन की लाइफ थी 10 ईयर्स, तो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट क्या आएगा, 10 + 9 + 8 प्लस डैश 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 प्लस 2 + 1, इन सब का जो टोटल आएगा वो आएगा यहाँ पे, इनका जो भी टोटल आएगा वो अमाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है। एक क्लास एग्जांपल देखते हैं, उस पर से ये समझ जाएगा। इफ एन असेट हैज़ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1000, अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 100, कंप्यूट इट्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट। तो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट कैसे आएगा, 5 + 4 + 3 2 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे कैलकुलेटर पे 15। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में 10 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, तो क्या हम 20 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15 ऐसा करते बैठेंगे क्या, नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक रामबाण मंत्र है, n × n + 1 / 2। अब मान लेते हैं ये, इसमें कितने ईयर्स है, n मतलब उसकी यूजफुल लाइफ 5, तो 5 × 5 + 1 / 2। तो 5 + 1 बॉड मास यूज, ब्रैकेट पहले, 5 + 1 6, 6 × 5 30, 30 / 2 = 15। हे हो, है ना सिंपल ट्रिक। कोई भी नंबर ले लो आप, आपका इस फॉर्मूले से उसका टोटल आ जाएगा, n × n + 1 / 2, n × n + 1 / 2, ठीक है। और डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी है हमारी, डेप्रिसिएबल वैल्यू, कॉस्ट है 1000, सैल्वेज वैल्यू है 100, तो हमके कितना अमाउंट डेप्रिशिएट करना है, 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ वी हैव टू डेप्रिशिएट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इजंट इट, ठीक है। अब हर ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, जैसे कि ये ईयर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो अभी कितनी लाइफ बची है फर्स्ट ईयर में, 5 साल की लाइफ है, तो 5 / 15। सेकेंड ईयर में कितनी लाइफ है इंक्लूडिंग द करंट ईयर, 4 साल, तो 4 / 15। थर्ड ईयर में इंक्लूडिंग द थर्ड ईयर 3 / 15, उसी तरह 1 / 15। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, डेप्रिसिएशन आ जाता है सिंपल। मेथड एकदम लॉजिकल है, एकदम सिंपल है, बस बात ऐसी है कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है इसमें करंट ईयर इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग द करंट ईयर, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है बस।
करंट ईयर इंक्लूड करने का है, और सम ऑफ द ईयर्स कैसा करने का है वो हमें करते आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। Messrs. Akash purchased a machine for rupees 10 lakhs. Estimated useful life and scrap value were 10 years and 1,20,000. The machine was put to use on 1st of January 2010. Required show machinery account and depreciation account in their books for 2015 by using the sum of years digit method. सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड फॉलो करना है। मशीन हमने यूज़ पे कब ली? 2010 में, और हमें डेप्रीसिएशन बताना कब है? 2015। तो 2010, 11, 12, 13, 14, 5 साल का डेप्रीसिएशन हो गया। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10 lakhs है। यूजफुल लाइफ कितनी बता रखी है? 10 years। ठीक है, ये कब की बात है? 2010 की। अभी क्या चल रहा है? 2015। तो 2010, 11, 12, 13, 14, 5 साल बीत गए। अब लाइफ कितनी बची है? 5 years। अब कितनी लाइफ बची है? 5 years। ठीक है, तो हमें ये 5 साल का पहले डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और सेल्वेज वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,20,000। तो अमाउंट डेप्रिसिएट कितना होगा? ठीक है, करो कैलकुलेट। आप टाइम ले लो, फॉर्मेट ड्रॉ करो, कैलकुलेट करो। 2 चीज़ें बनानी है हमको, डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट करो, जल्दी जल्दी फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। हुआ फॉर्मेट ड्रॉ? फॉर्मेट करो ड्रॉ जल्दी। मशीनरी अकाउंट सॉल्यूशन नंबर 3 है। ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सेकंड है डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकंड है डेप्रिसिएशन अकाउंट। जम रहा है क्या? करो सॉल्व। हमें कब बनाना है ये? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जितना साफ सुथरा प्रेजेंटेशन करोगे उतना मार्क्स अच्छा मिलेगा। एग्जामिनर को टेंशन नहीं आएगा तो वो जल्दी जल्दी मार्क्स देगा। अगर खिचड़ी करोगे, कीड़ा मकोड़ा करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। डिडक्ट मतलब अगर एग्जामिनर को, वैल्यूअर को अगर समझ ही नहीं रहा है आपने क्या लिखा है तो वो तो मार्क्स देगा ही नहीं ना। ओके, तो हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट कब का बनाना है? 2015 का। 2015 का तो लिखो 2015 दिसंबर 31 या 2015 पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना लिखूं बैलेंस ब्रॉड डाउन? कितना बैलेंस है? 10 lakhs लिख दूं क्या? 10 lakhs लिख दूं क्या?
ए मेरे मालिक 10 लैक्स कब का है? 2010 का है। 10 लैक्स कब का है? 2010 का वैल्यू है। अभी क्या चल रहा है? 2015। तो मतलब 5 साल का डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करना होगा। कौन सी मेथड से? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से। ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से हमें वो पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट 1, शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करेंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2010 टू 2014। ठीक है, 2010 टू 2014। अब हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएबल वैल्यू इनटू, देखो फॉर्मूला क्या है? इनटू ईयर इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है, इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर्स डिजिट, है ना। तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर्स डिजिट। ठीक है, अब हमारे केस में डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है? 10 लाख की मशीन है माइनस 1,20,000 उसका रेसिडुअल वैल्यू है बोलते हो। ठीक है, अब मान लो 2010 की बात कर रहे हैं, तो 2010 में हमारी मशीन की लाइफ कितनी बची है? 10 ईयर्स। और सम ऑफ द ईयर्स कैसे आएगा? इसको हम कैलकुलेट करेंगे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n है 10, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 11 10 जा 110, 110 बाई 2, तो कितना आ रहा है? वो 55 आ रहा है। कितना आ रहा है? 55। तो 8,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 55, तो कितना आ गया? 1,60,000 आ गया। ठीक है, ये आ गया 2010 का डेप्रिसिएशन। ये आ गया है 2010 का डेप्रिसिएशन। अब 2009 का डेप्रिसिएशन, 2009 में भी क्या है? डेप्रिसिएबल वैल्यू तो सेम ही है, डेप्रिसिएबल वैल्यू विल रिमेन सेम। तो 8,80,000 इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बचेंगी? 9 डिवाइड बाय 55, है ना। तो ऐसे 2008 2011 2012 ऐसा आगे आगे बढ़ते आना है। तो ये है जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे? शॉर्टकट मेथड फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे? शॉर्टकट मेथड। अभी हम क्या कर रहे हैं? ऐसा हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे 8,80,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 55, तो कितना आ गया? 1,44,000। ठीक है, ऐसा आएगा 2012 का, 2013 का, 2015 का। फिर इसका हम लेंगे टोटल। इसका जो भी टोटल आया 10 लाख में से उतना माइनस होगा, तो हमारे 2015 की हमको ओपनिंग WDV मिलेगी। तो ऐसा बार बार नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हमारा डेप्रिसिएबल वैल्यू कांस्टेंट है, ये अमाउंट कॉमन है हर साल, और डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, तो उसको तो हम ऐड कर लेंगे सीधा सीधा। बेसिक मैथमेटिक्स ये भी नहीं आता है तो एक कटोरी पानी मैं देता हूँ डूब के मरने के लिए। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएबल वैल्यू 8,80,000 इनटू ईयर्स कितने थे? 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6। कैसे? 2010 2011 2012 2013 2014 2015। यूजफुल लाइफ कितनी है 2010 में? 10 ईयर्स, 11 में 9 ईयर्स, 12 में 8 ईयर्स, 13 में 7 ईयर्स, 14 में 6 ईयर्स, है ना। तो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 55, डिवाइड बाय 55 कितना आ रहा है? वो इक्वल्स टू ₹6,40,000। 6,40,000 का अभी तक का डेप्रिसिएशन लग गया है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन किया हमने, 2010 से लेके 2014 तक का डेप्रिसिएशन आ गया 6,40,000। अब वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में हम क्या करेंगे? WDV एज ऑन 1 जनवरी 2015, देयरफॉर रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन
1 जनवरी 2015 कितना आएगा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट दे रखी है 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 6,40,000, तो कितना आ रहा है वो 3,60,000, 3,60,000। सिंपल है। तो ये इतनी सारी मगजमारी हमने ओपनिंग WDV के लिए की, कितना आ रहा है 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कर दो चार्ज 2015 दिसंबर 31, 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है 8,80,000। फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है 8,80,000, डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है 8,80,000 इनटू 2015 के बाद कितने साल बचते हैं, 10 साल लाइफ थी, यूजफुल लाइफ वॉज 10 ईयर्स, 10 में से 5 हो गए तो बची कितनी 5, और सम ऑफ ईयर्स 55 हमारा पहले आ गया था, तो 8,80,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 55 कितना आ रहा है 80,000। डेप्रिसिएशन इज कमिंग आउट टू 80,000। इसको पोस्ट कर दो कहाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2015 दिसंबर 31 टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना आ रहा है 80,000। चलो अकाउंट क्लोज करो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,60,000 माइनस 80,000, ओरली भी आते हैं ये सब, बार बार कैलकुलेटर यूज़ नहीं भी किया तो भी चलेगा, 2,80,000। अकाउंट करो क्लोज, 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, कॉपी करो, डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को हिट हो जाएगा दिसंबर 31 बाय P&L। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखना है, कितना 80,000, 80,000 हो गया अकाउंट टैली। सिंपल है एकदम, इजी टॉपिक है एकदम। ठीक है, करो कॉपी, जल्दी कॉपी कर लो। ओके चलो ठीक है, आई होप हो गया होगा कॉपी। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड, मशीन आर मेथड क्या बोलता है, टाइम बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मशीन की यूजफुल लाइफ कैसे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ आवर्स। ठीक है, कि ये जो हमने मशीन खरीदी है वो कितने आवर्स चलेंगी। मान लो 1000 आवर्स की उसकी लाइफ है, मशीन की लाइफ है 1000 आवर्स, तो हम जो डिप्रिशिएबल अमाउंट है ये 1000 आवर्स के बेसिस पे चार्ज करेंगे, मतलब आवर्स के बेसिस पे। हमने
मशीन की वैल्यू जो है वो आरली बेसिस पे हम चार्ज करेंगे, तो हम पर आर का रेट निकाल लेंगे और जो साल में जितने आर्स हमने यूज़ किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन का रेट निकालेंगे पर आर का, और जिस साल में जितनी हमने मशीन यूज़ की है उतना हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, समझ जाएगा, जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे अभी समझ जाएगा। फॉर्मूला ही देख लेते सीधा। डेप्रिसिएबल अमाउंट हर जगह कॉमन है। डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो सब टैक्सेस इंस्टॉलेशन वगैरह जोड़ के माइनस सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, डेप्रिसिएबल अमाउंट को हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड टोटल आर्स से डिवाइड कर देंगे। कितने आर्स वो मशीन चलाने वाले हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या हो गया, हमें पर आर का रेट मिल जाएगा। डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल आर्स, टोटल उसका आर्स कितना काम करने वाला है उसी से हम डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन रेट पर आर। फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर्स वर्क ड्यूरिंग द पीरियड, इस ईयर में कितने आर्स हमने मशीन को यूज़ किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन का अलोकेशन मिल जाएगा, है ना। ये मेथड का दूसरा नाम है सर्विस आर मेथड। दूसरा नाम है सर्विस आर्स मेथड। कितने आर्स हम सर्विस ले रहे हैं मशीन से, इसलिए इसे कहते हैं सर्विस आर्स मेथड। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द रनिंग टाइम ऑफ द असेट्स फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो कितने आर्स हमने यूज़ किया है, मतलब कितना टाइम हमने मशीन को रन किया है उसको हम यूज़ में ले रहे हैं, तो क्वाइट लॉजिकल मेथड है एकदम। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये कोरिलेट कर रहा है कि इसको डेप्रिसिएशन को और एक्चुअल वर्किंग टाइम को, डेप्रिसिएशन को और एक्चुअल वर्किंग टाइम को कोरिलेट कर रहा है ये। ठीक है, और ये मेथड कहाँ पे सूटेबल है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है या एयरक्राफ्ट है, इन चीज़ों में सूटेबल है। अब जैसे कि मोबाइल फ़ोन कितने आवर्स यूज़ किया ये हम बता सकते हैं कि नहीं, तो उसको टाइम बेसिस पे कर देते हैं, मतलब जो ऊपर जो मेथड्स हमने देखी थी वो। ठीक है, अच्छा चलो जल्दी से ये बताओ कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली हम कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप पेन ड्राइव में देख रहे हो तो आप खुद को जवाब दे दो क्या है। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली विच मेथड इज़ अलाउेबल। आपको वो मेथड का नाम कमेंट करना है। जितने ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स देंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतने स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं ऐसा हमें लगेगा, उतनी आपकी अटेंडेंस लगेगी। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली विच मेथड इज़ अलाउेबल। ठीक है, चलो सीधा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन 4 है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो ठीक है, रीड करते हैं। अ मशीन वॉज परचेस्ड फॉर 30 lakhs हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स। कॉस्ट है 30 lakhs, यूजफुल लाइफ है 24,000 आवर्स। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹2 lakhs। 2 lakhs का इसका स्क्रैप वैल्यू मिलना है। एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज। ये जो 24,000 उसका यूज़फुल लाइफ है वो हमने कैसे कैसे यूज़ किया, तो पहले 3 साल हम हर साल 3000 ईयर्स यूज़ करने वाले हैं, मतलब ईयर 1 में 3000, ईयर 2 में 3000, ईयर 3 में 3000। ओके, फिर 4th से 6th ईयर तक के 2600, 4, 5, 6 कितना आएगा 2600, 2600, 2600। बाद में 7, 8, 9, 10 कितना आएगा 1800, 1800, 1800। ठीक है, इस तरह से हमने यूज़ किया है। डिटरमाइन द एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर मेथड, मशीन आर रेट मेथड। हमें क्या पूछा है उन्होंने, एनुअल डेप्रिसिएशन पूछा है सिर्फ, हमें एनुअल डेप्रिसिएशन, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट ये सब नहीं करना है, हमें सिर्फ एनुअल डेप्रिसिएशन पूछा है, हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। चलो कैलकुलेटर पे पहले आप एक बार ट्राई करो, आप ट्राई करो, जम जाएगा। खुद से ट्राई करेंगे, खुद से जम गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। एंड में मैं तो हुई बताने के लिए, एंड में हम तो है ही बताने के लिए, आप खुद से ट्राई करो पहले एक बार। सोल्यूशन 4,
खुद से एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, चलो। ईयर पर्टिकुलर्स मतलब ही क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट, फॉर्मूला लिख लो एक, डेप्रिशिएबल अमाउंट इंटू आवर्स वर्कड अपॉन यूजफुल total hours, useful hours, estimated total hours। ठीक है, देखो फॉर्मेट आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, क्या दिया है? पहले 3 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स, तो फर्स्ट टू थर्ड। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है मशीन का? मशीन खरीदी कितनी में हमने? 30 लाख में। सेल्वेज वैल्यू है 22 लैक्स, तो 30 लैक्स माइनस 2 लैक्स, यह आ गया हमारा डेप्रिशिएबल वैल्यू। आवर्स कितना काम किया हमने? 3000 आवर्स काम किया, तो इंटू 3000 डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड आवर्स कितने हैं उसके? 24,000, तो डिवाइड बाय 24,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये? 28 लैक्स इंटू 3 डिवाइड बाय 24 कितना आ रहा है? इक्वल्स टू रुपीज़ 3,50,000। 3,50,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईयर 1 का डिप्रिसिएशन आ गया 3,50,000, ईयर 2 का आ गया 3,50,000, ईयर 3 का आ गया 3,50,000। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मेथड का नाम भी लिख देना है। कौन सी मेथड है? मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड। ठीक है, फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्टकट्स, नो शॉर्टकट्स आर अलाउड इन एग्जाम्स। ठीक है, ये था ईयर 1 से थर्ड। ईयर 4, 5, 6 सिमिलरली 4 to 6 कितना आएगा? डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना है? 28 लैक्स इंटू कितने आवर्स यूज़ किया हमने? 2600 आवर्स, तो इंटू 2600 डिवाइड बाय 24,000। ठीक है, करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? रुपीज़ 3,03,333 आ रहा है। सिंपल है एकदम। ऑल ओके, ट्यून्ड, जम रहा है। हाउस द जोश? आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो, हाउस द जोश? एग्जाम सर पे है, पढ़ाई जारी रखना है। 7th से लेके 10th ईयर कितना है? 28 लैक्स इंटू कितना यूज किया? कितना यूज किया सर? 1800। कितना? 1800। 1800 डिवाइड बाय क्या आएगा? 24,000। कितना आ रहा है? 1800 डिवाइड बाय 24,000 इंटू 28 लैक्स कितना आ रहा है? इक्वल्स टू रुपीज़ 2,10,000। 2,10,000। इजंट इट सिंपल? सिंपल है एकदम। स्कोरिंग टॉपिक है डेप्रिसिएशन, इट्स वेरी इजी। ओ माय गॉड, इट्स सो इजी, बहुत इजी है साहब। हमें डेप्रिसिएशन बहुत इजी लग रहा है। डेप्रिसिएशन के पूरे मार्क्स हम ले लेंगे, कुछ भी जाने नहीं देंगे। स्कोरिंग है, accounts is very 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 scoring subject. You can easily score 60 plus marks, and mark my words, if you score 60 plus marks in accounts,
देन आपका फाउंडेशन आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट में आपको तकलीफ नहीं जाएगी। एंड सेकेंडली अकाउंट्स बीइंग द वेरी फर्स्ट पेपर, आपका एक मोटिवेशन, एक मॉरल बूस्ट मिलेगा आपको। सो अकाउंट्स का प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा करना है आपको। अकाउंट्स आता है तो भी ज़्यादा करना है, अकाउंट्स नहीं आता है तो भी ज़्यादा करना है। एक बार का दूसरे सब्जेक्ट में यू कैन कॉम्प्रोमाइज़, बट अकाउंट्स में यू कैंट कॉम्प्रोमाइज़। अकाउंट्स पहला पेपर है, अगर पहला पेपर ही ख़राब हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आगे डिप्रेशन बढ़ेगा और एक के बाद एक सारे पेपर बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम देना है। और सेकेंडली अकाउंट्स बेस्ड है पूरे चार्टेड अकाउंटेंसी का, हमारे तो नाम में ही है चार्टेड अकाउंटेंट्स, तो अकाउंट्स सबको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। कभी भी भेदभाव करना है सब्जेक्ट्स में भी, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए रियल में यूज़फुल है वो देखना है हमें। अकाउंटेंसी एक्चुअल में जितना पढ़ते हैं उतना मार्क्स देता है। बाकी के जो थ्योरी के सब्जेक्ट है उसमें क्या हो सकता है, हमने जितना पढ़ा उतना मार्क्स नहीं भी मिल सकता है। क्यों? हैंड राइटिंग के लिए मार्क्स काट दिया, जो इवैल्यूएटर है मॉर्निंग में उसका एक्सीडेंट हो गया था, वाइफ से झगड़ा हो गया, बच्चों की स्कूल फीस भरना है, कुछ भी है, तो पूरा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? पेपर में निकलेगा। पूरा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? पेपर में। हैंड राइटिंग की वजह से मार्क्स काट देगा, जो भी थेरी वाले जो भी सब्जेक्ट्स है आपके उसमें। लेकिन अकाउंट्स में क्या, 2 + 2 = 4। मैं ऐसा टू कैसे भी हैंड राइटिंग लिखूँ, 2 + 2 4 आएगा, 2 + 2 4 आएगा, 2 + 2 4 आएगा, कैसे भी लिखूँ 2 + 2 4 आएगा। तो ये क्या, ये तो मैथमेटिकल है ना। मेथड में यहाँ पे मेथड कुछ भी करूँ, कैसे भी प्रेजेंट करूँ, आंसर अगर मेरा सही है तो मुझे मार्क्स उसे देना ही पड़ेगा। उसके पास कोई स्कोप ही नहीं है मार्क्स काटने का। वेरएज इन केस ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट ही कैन डिडक्ट मार्क्स, उसके पास स्कोप है। क्या स्कोप है? हैंड राइटिंग खराब है, मुझे समझ में ही नहीं आया इसलिए मार्क्स नहीं दिया। इन केस अगर आप रिवैल्यूएशन वगैरह में जाते भी हो, आपका पेपर में आपका सही होने के बाद भी अगर उसने मार्क्स नहीं दिया तो वो क्या बोल सकता है, हैंड राइटिंग ही नहीं समझ में आई। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो अकाउंट्स में आप जितना इनपुट दोगे, जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट आपको डेफिनेटली मिलेगा। वेयर जो राइटिंग वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर्स है थ्योरी वाले, उसमें हो सकता है अकाउंट्स का मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरे 6 मिल सकते हैं। लेकिन मान लो कोई केस स्टडी है, उस 5 मार्क्स की केस स्टडी आप कितना भी सही लिख दो, 5 मार्क्स मिलते ही नहीं है। 4 3 2 4 3 2 5 मार्क्स मिलते ही नहीं है। लेकिन अकाउंट्स में जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिलता है। अकाउंट्स में जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट हमें डेफिनेटली मिलता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। ठीक है, ये सेम मेथड है ऊपर की जो हमने अभी की आर्स मेथड में, ये आर्स की जैसी मेथड है। ऊपर की मेथड में हमने क्या किया, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो आरली बेसिस पे किया कि मशीन का यूजफुल लाइफ कितना है, मतलब कितने आवर्स वो काम कर सकती है और ये साल हमने कितने आवर्स काम किया, हमने ये मेथड से किया। अब ये जो नेक्स्ट मेथड है ये क्या करती है, ये कैलकुलेट करती है कि टोटल कितना आउटपुट दे सकती है वो, टोटल उसकी लाइफ में कितना, पूरी लाइफ में कितना आउटपुट देने वाली है और ये साल कितना आउटपुट दे दिया है हमारे मशीन का। मान लो टोटल आउटपुट पूरे लाइफ में है 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख यूनिट्स का ही आउटपुट दे सकती है। ये साल हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो 10,000 पे कितना, 10,000 पे कितना, ठीक है। लॉजिकल मेथड है, अगेन फॉर्मूला सेम है पूरा, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, मतलब क्या आ गया, पर यूनिट का डिप्रिसिएशन आ गया इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। ओके, लेट्स रीड, अ मशीन इज परचेस्ड फॉर 20 lakhs, 20 lakhs के लिए मशीन क्या, सेम क्वेश्चन है, 10 years का लाइफ है, 2 lakhs का रेसिडुअल वैल्यू है और प्रोडक्शन कितना करने वाला है वो 1.5 lakhs यूनिट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम।
ऊपर क्या दिया हुआ था 24,000, ऊपर के क्वेश्चन में दिया था 24,000 आवर्स, है ना, आवर्स के बेसिस पे किया था। यहाँ पे इन्होंने 1.5 लाख यूनिट्स दे दिया, तो हमको क्या करना है, यूनिट्स के बेसिस पे करना है। हमें क्या करना है, यूनिट्स के बेसिस पे चार्ज करना है। करो ना, फिर बैठे क्यों हो, किसका इंतजार कर रहे हो, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। लिखो, सॉल्व करो। बनाओ, सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट ड्रॉ करो, सेम फॉर्मूला यूज करो। आर्स की जगह यूनिट्स कर दो बस, आर्स की जगह यूनिट्स करना है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे कैसा बाइफर्केशन दिया है, 1 से 3rd, 4th से 7th बोला है, तो 4 to 7, 8th to 10th, ठीक है, 4 to 7, 8 to 10th, 4 to 7, 8 से लेके 10, ठीक है। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, एस्टिमेटेड टोटल, एस्टिमेटेड टोटल क्या दिया है, फॉर्मूला पढ़ो बुक्स में, टोटल प्रोडक्शन, तो एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, करो सॉल्व, हो गया क्या सॉल्व, इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ओके, सिंपल है। चलो, डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना आ रहा है हमारा, सेम 20 लैक्स माइनस 2 लैक्स, डेप्रिसिएबल हमारा अमाउंट आ रहा है 20 लैक्स माइनस 2 लैक्स, ठीक है, इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच, 20,000 यूनिट्स पर ईयर, तो इनटू 20,000, और कैपेसिटी कितना है 1,50,000, कैपेसिटी इज 1,50,000, कैलकुलेट करो, 20 लैक्स माइनस 2 लैक्स 18 लैक्स इंटू 20,000 डिवाइड बाय 1,50,000, कितना आ रहा है 2,40,000, इट्स कमिंग आउट टू रुपीज 2,40,000, इजंट इट, सिंपल है, यस। नेक्स्ट 4 to 7 में कितना यूज़ किया बच्चा हमने, 4 to 7 में सर 15,000 यूनिट्स, तो ये क्या आ जाएगा 18 लैक्स इंटू 15,000 डिवाइड बाय 1,50,000। अब एग्जाम में समय कम होता है तो थोड़ा ओरली करना है, 15,000 डिवाइड बाय 1,50,000 तो 1/10, तो 18 लैक्स डिवाइड बाय 1/10 मतलब डिवाइड बाय 10, ये भी ओरली होता है, 1,80,000 सीधा सीधा, रुपीज़ 1,80,000। इस चीज़ के लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, कैसे किया हमने, 15,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो ये आ जाता है 10 और ये बचा कितना 1,80,000, ठीक है। टाइम सेव करना है, अगर आप सोच रहे हो कि अकाउंट्स में 50 मार्क्स चाहिए तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेक्चर देखने का आपको काम ही नहीं है। 50 मार्क्स चाहिए अकाउंट्स में तो लेक्चर देखने का काम ही नहीं है, आप खुद से सेल्फ स्टडी से ला लोगे। हमारा टारगेट है 80+, अकाउंट्स में हमारा टारगेट है 80+, अकाउंट्स में 80+ आ गया ना तो बचे हुए सब्जेक्ट्स में जो भी आप पाप किए ना सब धुल जाएंगे, अकाउंट्स में 80+ ला लो आप बस। नेक्स्ट 8 to 10th ईयर में कितना है 18 लाख इंटू कितना यूज़ किया 10,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000, कितना आ रहा है
10,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 18 लाख कितना आ रहा है? 1,20,000 है। सिंपल। कॉपी। बैठे क्यों हो? कॉपी करो, कॉपी कॉपी कॉपी। हुआ सॉल्व? कॉपीड। Okay, let's check out next method, depletion method. We have seen that depletion method कहाँ यूज़ होती है? नेचुरल रिसोर्सेज के केस में। तो नॉर्मली हम जैसा डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड असेट के केस में, नेचुरल रिसोर्सेज के केस में वी यूज़ द डेप्लेशन मेथड। तो डेप्लेशन मेथड का भी सेम फॉर्मूला है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट माइनस रेसिडिवल वैल्यू। इसी का मतलब क्या है? डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल अमाउंट इनटू देखो डेप्रिसिएबल अमाउंट इनटू एस्टिमेटेड आउटपुट डिवाइडेड बाय ये जो ऊपर फॉर्मूला हमने फॉलो किया ना वही है, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट। एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट कितना निकलने वाला है इनटू इस साल हमने एक्चुअल आउटपुट कितना निकाला है, एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है? ठीक है, एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है? ओके, चलो डायरेक्टली इलस्ट्रेशन देखेंगे। सूर्या लिमिटेड, मेसर्स सूर्या टुक लीज ऑफ एन क्वारी ऑन 1 जनवरी 2013 1 करोड़ रुपये में। टेक्निकल एस्टीमेट के हिसाब से उसमें से 2 लाख टन मिनरल निकलने वाला है। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन डेप्लीशन मेथड, डेप्लीशन मेथड यूज़ करनी है। एक्सट्रैक्शन पैटर्न हमारा कुछ ऐसा था, शो द क्वेरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर फॉर 20 फ्रॉम 2013 टू 2015, फ्रॉम 2013 टू 2015 तक। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और क्वारी लीज अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो बनाएंगे। पहले क्या करते हैं, एक बार डिप्लीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, हर साल कितना कितना हो रहा है, हर साल कितना डिप्लीशन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख दो डिप्लीशन। ठीक है, तो क्या आएगा? सेम फॉर्मेट, ईयर्स डिप्लीशन। कौन से ईयर है? 2013, 14, 15। 2013, 2014, 2015। डिप्रिसिएबल अमाउंट है कितना हमारा? अमाउंट है कितना हमारा डिप्रिसिएबल? पूरा 1 करोड़, पूरा 1 करोड़, 1 करोड़ इंटू हमने कितना एक्सट्रैक्ट किया है? 2000 टन्स, इंटू 2000 टन्स डिवाइडेड बाय कितना निकलने वाला है? 2 लाख टन्स निकलेगा। कितना? 2 लाख टन्स। तो कितना आ रहा है डिप्रिसिएशन? 1 लाख। कितना आ रहा है? 1 लाख। सिंपल है एकदम। नेक्स्ट ईयर 1 CR इंटू कितना एक्सट्रैक्ट किया? 10,000। तो 10,000
डिवाइड बाय कितना है, टोटल कितना निकलने वाला है 2 lakhs। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 5 lakhs। इजंट इट सिंपल, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट ईयर $15,000 टन्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो कैलकुलेट करो, 7,50,000। कितना आया, 7,50,000। अब क्या बोलता है वो, क्वेरी लीज अकाउंट बनाओ एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 2013 टू 2015। सिंपल है, बना लेंगे, करो फॉर्मेट ड्रॉ। जो पहले 2-3 न्यूमेरिकल्स में किया वही करना है हमको, ठीक है। क्वेरी कहाँ गया, क्वेरी लीज अकाउंट, क्वेरी लीज अकाउंट, और दूसरा क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। 2013 कब हमने परचेस की, 2013 Jan 1, तो Jan 1 कितने की, 1 करोड़ की, तो टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट कितना, 1 CR, ओके ठीक है। बाद में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, बाय डेप्रिसिएशन आएगा 2013 December 31, 2013 December 31 बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। वर्किंग नोट 1, ये जो हमने किया ये क्या था, वर्किंग नोट 1 था ये हमारा, ठीक है। वर्किंग नोट 1 कितना है, पहले साल 1 लाख, 1 लाख कर दो यहाँ पे, 2013 December 31 टू क्वेरी लीज अकाउंट, टू क्वेरी लीज अकाउंट कितना, 1 लाख। तुरंत ही इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 1 लाख। इज इट क्लियर। इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जम रहा है कि नहीं, इजी है ना एकदम बच्चा, जम रहा है। चलो आगे का सॉल्व करो खुद से, आगे का खुद से सॉल्व करो। 99 lakhs
अकाउंट क्लोज कर दो। है सिंपल? यस। अब अगले साल 2014 Jan 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 99 लैक्स आया है, 99 लैक्स। ओके, अब दिसंबर 31st को क्या होगा? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? वर्किंग नोट 1 में कितना था? 5 लैक्स आया था हमारा आंसर, तो कर दो 5 लैक्स कम, 5 लैक्स हाथों हाथ इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। 2014 दिसंबर 31st टू क्वेरी लीज अकाउंट कितना है? 5 लैक्स। ठीक है, इसको यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दो। डिसम्बर 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो रहा है? 5 लैक्स। इजंट इट सिंपल? अकाउंट क्लोज करो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसको एक ऐसा एस्ट्रिक लगाना है या फिर ऐसा ब्रैकेट में डालना है आपको। उससे क्या होगा? एग्जामिनर को पता चलेगा कि फिगर कहाँ से लाई हमने, हमें पता चलनी चाहिए। क्लोज कर दो अकाउंट। 99 लैक्स। ठीक है, हमें कितना? 2015 तक का पूछा है, तो आगे 2015 का ड्रॉ करो। चलो, होमवर्क है ये आपका। 2015 Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, है ना? फिर उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। करो, कॉपी करो, सॉल्यूशन कॉपी करो जल्दी। इसके बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर हम असेट को बेच देते हैं तो बेचने के बाद में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे डील करना है वो देखेंगे। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम देखेंगे, रिवैल्यूएशन, असेट्स का रिवैल्यूएशन कैसे करना है। और एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखेंगे, चेंज इन मेथड। पहले 3 साल हमने SLM फॉलो किया, अब WDV फॉलो करना है। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग इंटरकेसेस, अकाउंटिंग में चेंजेस क्या होंगे, कैसे इन सिचुएशंस को डील करना है, ये हम देखेंगे। इसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल होने के बाद अगले सेशन में इसे हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। – 2015 का आपको ड्रॉ करना है, मैंने 2014 तक का ड्रॉ किया है। कॉपी करो।